हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में फिर से आप सभी का। और जो इस चैनल में नए जुड़े होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। MCL का जो सिलेबस है उसके रिकॉर्डिंग में बना रहा हूँ और बहुत सारा टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं और कुछ कुछ बचा हुआ है। तो क्या क्या बचा हुआ उसको देखते हैं और क्या क्या हो गया है। फर्स्ट पॉइंट हो गया है मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। सेकंड भी करवा दिया। सेकंड थर्ड से कुछ छूटा हुआ तो डायमेंशन और लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना कितना रहता हो वो मैंने करवा दिया है, यानी 3 वीडियो टोटल सपोर्ट से। और स्टोइंग वाला बाकी है और वाटर लॉक्ड एरिया के आसपास क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं, कितना मीटर में लिया जाता है वो भी डाल दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपना काम करता हूँ, बाकी सब काम करते करते टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तुम लोग पास भी नहीं है। तो देखूंगा जल्दी से जल्दी कर ही दूंगा। और सम का एग्जामिनेशन भी बाकी है, 5वां हो गया है। शॉर्ट फायरिंग वेंटिलेशन भी करवा दिए हैं। और ओपन कास्ट लगभग में टर्मिनोलॉजी आपको देख लेना होगा, जो वीडियो पहले से ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी करके अपलोड किया है उससे देख लीजिए। उसमें हॉल रोड क्या डायमेंशन होगा, एम्बैंकमेंट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। एम्बैंकमेंट का एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसका भी डायमेंशन क्या क्या होता है। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग नहीं देख रहे हो, एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इस वीडियो में था और नहीं अच्छे से क्लिक कर पाइएगा, चूज नहीं कर पाइएगा तो फिर बहुत पछताइएगा, है ना। तो लास्ट तक वीडियो देखना है। और राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स पता नहीं क्या है आपको, मेरे को भी समझ में नहीं आता ये है क्या, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स क्या है। और ये सब तो बुक था, स्टेचुरी बुक जो मैंने बताया था, उस सब के लिए टाइम ही नहीं है। स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, किसी को जुड़ना रहेगा तो आप लोग जुड़ के पढ़ सकते हैं, फुल सिलेबस पढ़ाएंगे। CMR रेस्क्यू रूल एक में डाटा दे दूंगा क्या क्या पढ़ाऊंगा, अभी तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जब करूँगा तब मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वीडियो के मदद से। तो आज का जो मेरा सिलेबस जो है, जो ये वीडियो बना रहा हूँ किसके रिगार्डिंग है, तो समझते हैं किसके रिगार्डिंग है। SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेके बताऊंगा। और नेक्स्ट है रिकलमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCL से बहुत क्वेश्चन आया था, ये दोनों से लगभग में 15-20 को था लगभग में, हमको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसको शुरू से लास्ट तक देखें और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसको छोटा ही रहेगा, अच्छे से समझ लेना है क्या क्या है उसमें। स्टार्ट करते हैं। तो SMP पहले है क्या, सबसे पहले वो जानेंगे। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इसका फुल फॉर्म है और ये एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने लिखा है SMP इज ए वर्किंग ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस ऑल ऑफ द एक्शन टू बी कैरिड आउट टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क प्लेस। इसका यही मतलब है, एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है और एक डॉक्यूमेंट है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। और इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है, वर्किंग प्लेस जहाँ हम लोग का फेस जरा वो सिर्फ नहीं होता है जहाँ हम लोग चल रहे हैं, जहाँ से आना जाना कर सकते हैं, यानी कानूनी अधिकार है, वो सारे वर्किंग प्लेस है। तो वहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। और उस प्लान को हम लोग ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये जो ऑडिटेबल आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि SMP है क्या। ऑप्शन रहेगा ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स प्लान रहेगा, तो आपका सही आंसर, और भी ऑप्शन रहेंगे, तो आपका सही जो आंसर जो होगा ना ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स, इसको एकदम रट लीजिए। SMP इज ए ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, ठीक ना। नेक्स्ट लिखा दी डॉक्यूमेंट्स इज फंडामेंटल टू मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी बाय द हेल्थ एंड सेफ्टी। तो वही बात मैंने जो बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है, सेफ्टी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स रहेंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन कहाँ कहाँ से लेना है। सेफ्टी कमेटी की बात की जाए तो हर महीना एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ, एक मीटिंग जो होता है सेफ्टी कमेटी, हर महीने में एक बार एक मीटिंग करना रहता है, जिसमें से मैनेजर रहता है और सेफ्टी ऑफिसर रहता है, चेयरमैन मैनेजर के रूप में रहता है, और सेफ्टी ऑफिसर सेक्रेटरी के रूप में, वर्कमैन इंस्पेक्टर रहता है। ऐसे करके बहुत सारे लोग रहते हैं सेफ्टी कमेटी में। कितने लोग होते हैं टोटल आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे तो पता ही है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। वो सब पढ़े होंगे, CMR में पढ़ लीजिए, नहीं तो एक्ट में होगा, नहीं तो रूल में होगा।
तो नॉर्मल सी बात है कि एसएमपी जो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, जो यही है ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स, है ना। और यहाँ लिखा मैंने हायरार्की ऑफ कंट्रोल रिस्क ट्रीटमेंट, तो अगर रिस्क हुआ है तो ट्रीट इसको कैसे करना, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल, ये सब जो मैंने लिया मोस्ट इफेक्टिव में लिया है। और ये जो कुछ लिया है लिस्ट इफेक्टिव, जो कम से कम इफेक्टिव होता है, जैसे कि सेफ्टी टॉक, सेफ्टी कमेटी क्या करता है, सेफ्टी के बारे में बताता है, कैसे लेना है, क्या लेता है, क्या लेना है। और ह्यूमन बिहेवियर, आप कितना भी अच्छा सेफ्टी कर ले क्यों ना रहे, अगर ह्यूमन का बिहेवियर ना हो तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। आपको बोला गया फेंसिंग पार नहीं करना, आप फेंसिंग पार कीजिएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट तो होना ही, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब लिस्ट में आता है। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो जो दिया जाता है हम लोग के लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है वो हेलमेट होता है आपका, एयर मफ होता है, शू होता है, माइनिंग शू होता है, बेल्ट होता है, सेफ्टी लैंप होता है, वो सबको भी हम लोग को लेके जाना रहता है। इस तरह से हम लोग अगर रूल का फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा ना के बराबर होगा, हमें नहीं लगता होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो उस एरिया का मतलब कोई फेस चल रहा है उसका इंचार्ज कौन है, सबको देख रेख अच्छा से करेगा कि सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं, तो उस सब से क्या होगा, हमारा जो रिस्क ट्रीटमेंट जो होगा वो इजीली होगा और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगी, है ना। तो और ये तो हमारा लिस्ट इफेक्टिव में है। मोस्ट इफेक्टिव, इस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो हमारा प्रिकॉशन लिए जाएंगे वो मोस्ट इफेक्टिव जो होगा एलिमिनेट। अगर कोई भी चीज़ जैसे कि आपका चाल में दिख रहा है कि कहीं से कुछ लूज मटेरियल है तो उसको क्या करेंगे, ड्रेसिंग कर देंगे, तो खतरा तो नहीं, खतरा है वो टल जाएगी। अगर गिना रहा है कोई व्यक्ति वहाँ से पार हो रहा है तो नहीं, तो गिरेगा तो फिर तो दिक्कत तो होना ही है। और इसी को अगर हम लोग ड्रेसिंग कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको और कम करने की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग इतने सारे रहते हैं, वो जो आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से आप अगर गैलरी चला रहे हैं तो और बढ़िया है, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल होगा, कोई भी खतरा ही नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो गया है। तो एसएमपी में 2-3 शब्द है, जैसे कि हजार्ड किसको बोलते हैं, हजार्ड इज ए पोटेंशियल टू लॉस या हार्म, नुकसान पहुंचाने की क्षमता को खतरा कहते हैं, है नहीं। जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो सारे के सारे खतरे हैं। जैसे कि आप करंट पास कर रहे हैं, करंट हो सकती है आपको खतरा पहुंचा सकती है, कहीं पे वायर कटा हुआ अगर इसको गलती से टच करते हैं तो क्या होगी, करंट आप पे आएगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हजार्ड का एग्जांपल में ले सकते हैं, बहुत सारे। आप घर में भी बैठे तो पंखा गिर सकती है ना आपके ऊपर, पंखा सीलिंग फैन है तो वो भी एक हजार्ड है। और रिस्क से क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला ये है। तो रिस्क का अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या है, रिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, यानी कितना चांस है एक्सीडेंट होने का, क्या चांस है, अरे हैपनिंग एंड डैमेज इट विल चेंजेस, अगर हो गया एक्सीडेंट तो उससे क्या हमारा प्रभाव पड़ा है, क्या हुआ है। तो हिंदी में भी लिखा है जो जोखिम एक्सीडेंट में होने की संभावना और उससे हो सकने वाली डैमेज के संयुक्त परिणाम को ही हम लोग रिस्क बोलते हैं, यानी दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा रिस्क आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था एनसीएल में, 3 को डाटा दिया हुआ था 3 और बोला था रिस्क क्या होगा, तो उस समय क्या करना था, 3 को दिया रहेगा तो तीनों को इंटू कर देना। इतना सिंपल याद रखना है, डाटा 3 रहे या 2 रहे, इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा रिस्क, है ना। एनसीएल में बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया गया था क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा था बहुत लोगों को। उसमें गेट से भी क्वेश्चन डाला था और कहाँ से डाला था किसी को ज़्यादा समझ नहीं आया, घुमा फिरा के डाला था। तो रिस्क जो है अगर 3 नंबर है तो तीनों को इंटू कर देना, आपका रिस्क निकल जाएगा। 2 है तो 2 से दोनों को इंटू कर देना, रिस्क निकल जाएगा, है ना। तो रिस्क अगर न्यूमेरिकल आता है तो रिस्क आप निकाल लीजिएगा। और रिस्क में तो हमारा इतना ही था, कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, नेक्स्ट लास्ट में है वो। और एसएमपी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब एसएमपी में बहुत ज़्यादा बताने के लिए हम सिर्फ समझा सकते हैं, उतना लिखा नहीं जा सकता। एसएमपी बहुत बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन हमें शॉर्ट में लेके चलना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते बस वही पढ़ना है। तो रिक्लेमेशन की बात की जाए तो एसएमपी ख़त्म हुआ यहीं पर, और क्वेश्चन जहाँ से भी मिलते हैं एसएमपी को सारा का सारा कर लेना है। तो रिक्लेमेशन की बात की जाए तो बिफोर रिक्लेमेशन आपको दिखने में इस तरह से लगेगा
इसको काट दीजिएगा अगर माइनिंग में डिस्टर्ब हो रहा है कि आफ्टर माइनिंग बिफोर माइनिंग ये सब क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है उसके हिसाब से फिगर, तो इसको काट लेना है। तो बिफोर रिकम्बिनेशन इस तरह का दिखेगा, आफ्टर रिकम्बिनेशन इस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिकम्बिनेशन है क्या। तो रिकम्बिनेशन है क्या, नॉर्मल सी बात है, आप जहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हैं, ये रिकम्बिनेशन वर्ड जो ओपन कास्ट का माइनिंग का शब्द है, तो वहाँ पर जब हम लोग शुरू में स्टार्टिंग माइनिंग करने जाते हैं तो वो एरिया किस तरह का दिखता है, इस तरह का बिल्कुल दिखता है, ग्राउंड टाइप से, हिली एरिया कुछ भी रहता है, इसमें जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो इस तरह का हमारा ग्राउंड रहता है बिफोर माइनिंग। माइनिंग करने के बाद हमारा जो इस तरह का एरिया बन जाते हैं, यहाँ से हम लोग कोयला निकाल लेते हैं या कोई भी और है उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो निकाल लेने के बाद इस तरह से दिखता है। तो ऐसा निकालने के बाद हमें छोड़ना नहीं रहता, ऐसे डीजीएमएस बोलता है कि उसको आप जैसा पहले था वैसा ही करना है, उसी तरह से हमें चाहिए वो लैंड, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्लेमेशन करते हैं। रिक्लेमेशन का मतलब होता है सीधा साधा कि फिर से पहले जैसा कर देना, जैसा पहले था उसके बाद हम लोग माइनिंग किए, उसके बाद माइनिंग करने के बाद फिर उसी तरह से हमें कर देना है। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो सब इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू एंसर देख पा रहे होंगे, दो चीज़ लिखा हुआ, तो दोनों बताता हूँ। दोनों मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक जो है, जितना भी बुक में आपको यही से मिलेगा, बैक फिलिंग, रिग्रेडिंग, स्टेबिलाइजेशन, रिवेजिटेशन, रिस्टोरेशन। लेकिन एनसीएल में जो क्वेश्चन पूछा था ये सब वर्ड ना दे के ये सब दे दिया गया था, रिपिंग, डिस्किंग, फर्टिलाइजिंग और हॉर्विंग और सीडिंग, है ना। तो आपके पास अगर इसका क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई भी आता है, तब रट लीजिए इसको, आसानी से क्लिक कर पाइएगा सही आंसर। तो हम समझा देते हैं बैक फिलिंग का क्या मतलब है। बैक फिलिंग का मतलब है कि आप जहां से माइनिंग, जिस एरिया में माइनिंग किए वहां पे कोयला वाला निकालने के या कोई और निकालने के बाद वहां पे वॉइड एरिया हो जाता है, यानी खाली जगह बन जाता है, गढ़ा हो जाता है ना, गढ़ा हो जाता है। तो हमें तो रिक्लेमेशन करना है, रिक्लेमेशन नहीं कीजिएगा तो फिर डीजीएमएस आके पूछेगा क्यों नहीं कर रहे हैं, करना है। तो बैक फिलिंग हमें करना रहता है ना। तो बैक फिलिंग तो उसी को बोलते हैं, उस गड्ढा को वापस हमें भर देना। जो आप डंप एरिया बनाए थे माइनिंग के दौरान, जो डंप, जो कोयला निकालते समय वो भी निकाल के जहाँ डंप कर दिया वो भी डंप में, वो डंप जाके हम लोग पहले क्या करते हैं, बैक फिलिंग कर देते हैं, उस एरिया को भर देते हैं। भरने के बाद रिग्रेडिंग करते हैं। रिग्रेडिंग मतलब एक लेवल का तो भराएगा नहीं, अगर डालिएगा कुछ तो एक लेवल का नहीं होता, इसलिए रिग्रेडिंग करते हैं, एक लेवल में करते हैं। इसको लेवल बोलिए या रिग्रेडिंग बोलिए, एक ही बात है। तो रिग्रेडिंग करते हैं, फिर स्टेबिलाइजेशन करते हैं। स्टेबिलाइजेशन क्या होता है, कुछ समय के लिए छोड़ देना। वहाँ ग्रेडिंग करने के बाद हम कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे उस जगह को, ताकि वहाँ बारिश हो, अच्छे से कंपेक्शन हो जाए। जो मटेरियल हमने डाला है, बारिश वारिश होने से कंपेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो कुछ दिनों तक हमें छोड़ देना स्टेबलाइज होने के लिए। उसके बाद जब देखेंगे हमारा एरिया जो है, जो बैक फिलिंग किए थे, रिग्रेडिंग किए थे, और स्टेबलाइज हो गया है, तो वहाँ पे रीवेजिटेशन करेंगे, यानी प्लांट लगाएंगे। उसके बाद प्लांट लगाने के बाद रीस्टोरेशन, ये जो शब्द है नेक्स्ट है। रीस्टोरेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर जिस तरह का एरिया था पहले जीव जंतु थे, तो रिस्टोरेशन में जीव जंतु आ जाने के बाद, तितलियाँ आ जाने के बाद बोला जाता है कि तितली आ गया तो काम आपका हो गया है ना। तो रिस्टोरेशन उसी को बोलते, तब हमें पता चलेगा रिस्टोरेशन हमारा हो गया है, यानी रिकम्बिनेशन का काम हमारा पूरा हो गया है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोसेस क्या है रिकम्बिनेशन का। आप शुरू से बताइए, पहले क्या होता है, पहले बैक फिलिंग, फिर रिग्रेडिंग, फिर स्टेबलाइजेशन, फिर रिवेजिटेशन, फिर रिस्टोरेशन। इसको एकदम रट लेना है, और नहीं रट पाइएगा तो ऐसे समझ आता है। तो भरेंगे पहले, फिर लेबल करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे बारिश होने तक, स्टेबलाइज होने तक। उसके बाद पौधा लगा देंगे, उसके बाद कुछ समय के लिए उसको देख रेख करना है कि वहाँ पे जीव जंतु तितलियाँ सारे आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ होना, फिर यहाँ। तो इस तरह से हमारा रिक्लेमेशन जो पूरा हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू एनसीएल की बात की जाए, ये क्वेश्चन जहाँ तक मैं सुना था, बहुत लोगों ने बोला कि IBM जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वो कोई बुक लिखा था अपने बारे में, उसमें इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया है रिकम्बिनेशन में वो।
तो है ना, रिपिंग मतलब खुदाई होता है। और इसमें जनरली समझने के लिए जान लीजिए कि एक खेती अब कर रहे हैं। रिपिंग पहले खेती की खुदाई कर रहे हैं, फिर डिस्किंग कर रहे हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, और यूरिया जो डालते हैं हम लोग जिसको खाद बोलते हैं, फिर होरिंग इन फर्टिलाइजर, फिर उसको मिट्टी के साथ मिला के डालते हैं, फिर सीडिंग, फिर वहाँ पर पौधा लगा देते हैं। इस तरह से समझ के बहुत लोगों ने मारा था और आंसर सही हुआ। तो इसका यही दिया हुआ था इसी तरह से, और बोल दिया था कि प्रोसेस क्या है रिकम्बिनेशन का। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस आपका अगर आता है तो ये रट लेना है, दोनों का दोनों डाटा जो देगा उसी को मारना है। अब एग्जामिनर का क्या मूड है किसी को पता नहीं है, वो सब कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हमें समझना रहता है कि क्या मारे क्या नहीं मारे, है ना। तो ये सब हो गया वेक फिलिंग, रिग्रेडिंग, वेजिटेशन और रेस्टोरेशन। और रिक्लेमेशन की बात की जाए तो 2 स्टेज में किया जाता है। पहला जो है फिजिकल रिक्लेमेशन होता है, दूसरा बायोलॉजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या क्या आता है वो देखते हैं। ये स्टेज है, 2 स्टेज में करना, रिक्लेमेशन का स्टेज 2 है, 2 स्टेज में तब जाके पूरा रिक्लेमेशन होता है। वो तो मैंने बताया प्रोसेसिंग क्या है, और लेकिन फिजिकल प्रोसेसिंग उसी में हो जाएगा, बायोलॉजिकल भी उसी में हो जाएगा। तो अब फिजिकल के अंदर क्या क्या है, तो बेक फिलिंग हम लोग किए, उसके बाद फिल्टर लेयर्स डालें। ये जो डाटा दिया हुआ ना एक फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगा, ये है फिगर इसका। यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बढ़िया। हम अभी जो है एरिया को थोड़ा कम कर देते हैं, इतने ही बड़ा एरिया को हम लोग अभी भर रहे हैं, रिकम्बिनेशन इसी का हो रहा है, इसी का कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करें, बड़ा बड़ा बोल्डर वो सबको भर देंगे, सबसे पहले उसी को भरेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद फिल्टर लेयर्स डालेंगे, यानी छोटा छोटा पत्थर डालेंगे। और रेलवे में देखे होंगे गिट्टी वो सब, वही सब के बारे में बात हो रहा है। छोटा छोटा डालेंगे ताकि अच्छे से ये सब जो जगह बचा इस सब में भर जाए, इस सब में सब कंपेक्शन हो जाए, सब जगह में भर जाए। छोटा छोटा बड़े बड़े रॉक से अगर कर रहे हैं कुछ भी वाइड एरिया को भर रहे हैं तो वहाँ पे गैप तो बनेगी, तो इसलिए सब भर जाता है, यहाँ कंपेक्शन हो जाता है। इतना दूर तक 0.5 मीटर लगभग किया जाता है। उसके बाद हमें सब सॉइल डालना है वहाँ पर, यानी सब सॉइल का मतलब है कि पूरा फाइन सॉइल नहीं है वो, उसके साथ पत्थर मिला हुआ है, बट वो सॉइल है, मोटा मोटा सॉइल है समझ लीजिए। तो 1.5 मीटर तक हम सब सॉइल लगाएंगे। उसके बाद इतना होने के बाद उसको टॉप सॉइल में हम डालेंगे। उसमें एक नॉर्मल मिट्टी डाला जाता है, जो हम लोग का नॉर्मली जहाँ पर हम लोग खेती उती करते हैं, जो देखते हैं वो मिट्टी कितना नरम रहता है, कितना पतला रहता है ना। वहाँ से पेड़ पौधे उगते हैं, हम लोग खेत में हल चला के उसको फिर से उखाड़ते हैं वहाँ से ज़मीन को, फिर वहाँ से अच्छे से मिलाते हैं, फिर जाके पौधा डालते हैं। तो हमारा कोई भी खेती होता है, आपका आलू डाल रहे हैं तो आलू वगैरह वगैरह जो भी होता है खेती करते हैं, सब लोग खेती से जुड़े ही होंगे किसी न किसी तरह। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो मिट्टी रहेगा एकदम नॉर्मल मिट्टी रहेगा, एकदम फाइन साइज में रहेगा और अच्छे क्वालिटी का मिट्टी रहेगा। और इसी के ऊपर हम लोग जो करते हैं प्लांटेशन करते हैं। तो सिंपली भाषा में आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। पहले बोल्डर रॉक यानी बड़े बड़े रॉक डालिएगा, उसके बाद फिल्टर लेयर्स डालेंगे, इस सबको गैप को भरने के लिए गिट्टी टाइप का छोटा छोटा चिप्स डाला जाता है। वो डालने के बाद फिर सब सॉइल डाला जाता है, सॉइल रहता है थोड़ा मोटा सॉइल रहता है। उसके बाद यह फाइन इन साइज सॉइल रहता है, अच्छे क्वालिटी का सॉइल। उसके बाद हमारा रिवेजिटेशन होता है, वेजिटेशन होने के बाद रिस्टोरेशन हो जाता है जब जीव जंतु आ जाते हैं। तो फिगर के रिगार्डिंग आप लोग समझ गए होंगे, तो बहुत ईजी आपको समझने में लगेगा ये डाटा। तो मैंने वही लिखा था, फिल्टर लेयर्स जो 0.5 स्मॉल या रॉक गिट्टी जिसको बोलते हैं गिट्टी डाल सकते हैं, सब सॉइल 1.5 मीटर तक लगभग रहता है, और टॉप सेल जो 0.5 मीटर, और एंगल ऑफ रिपोज जो छूट गया तो यहाँ तो है ही। अब जैसे हम लोग बर्म बनाते थे लूज मटेरियल से बनाते हैं ना, तो इसी तरह से हम लोग भी वहाँ पे तो वाइड एरिया को भर रहे हैं ना, तो लूज मटेरियल से भरा जा रहा है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है 35 से 37 डिग्री ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही डाटा हमें दिया गया है। ये डाटा ज़्यादा जगह नहीं दिया गया, बहुत खोजे तब जाके हमको मिला है। हम सोच रहे थे नहीं लिखे, लेकिन सोचे हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। एंगल और रिपोज 35 से 37 डिग्री है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो एसएमपी और रिक्लेमेशन में है,
वो सब सारे बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एनसीएल में दिया गया था रिक्लेमेशन और एसएमपी से, तो इस तरह का क्वेश्चन था EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कब बनाया जाता है ना, कब बनाया जाता है? ड्यूरिंग माइनिंग था, आफ्टर माइनिंग था और बिफोर माइनिंग था। तो ये ड्यूरिंग माइनिंग करते समय ही ये हमारा असेसमेंट बन जाना चाहिए और बनाते हैं, यही हमारा सही आंसर था। और सेकंड क्वेश्चन था EMP इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान कब बनाया जाता है? आफ्टर माइनिंग बनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आया था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होगा, अच्छे से देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म ये है और इसका फुल फॉर्म ये है। तो दोनों कब बनाया जाता है ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्योंकि क्या क्या आया था, स्क्रीनशॉट मार कुछ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने बोला था फुल फॉर्म आया था EMP स्टैंड्स फॉर, ये एनसीएल का है। तो इवेंट मॉनिटरिंग प्लान, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लान, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस है। तो सेकंड मारा है वो जो कि गलत हो गया, उसका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होगा। जैसे मैंने बताया EMP का फुल फॉर्म यही है, एकदम रट लेना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्हुड स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड पोटेंशियल सीक्वेंस, मैंने बताया ना इसका फॉर्मूला, संभावना और परिणाम को इंटू करेंगे तो रिस्क हमारा आता है, वही चीज़ दिया गया था यहाँ, फॉर्मूला ही बोल दिया गया था। इसको दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा? रिस्क होगा। ये क्वेश्चन पूछा विच रेगुलेशन कवर्स सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, तो बोला CMR 2017 में जो है और SMP जो है किस रेगुलेशन से रिलेटेड है ना। तो 104 नंबर रेगुलेशन का 104 नंबर में ये दिया हुआ है CMR 2017 का 104 में। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे माइनिंग सरदार डिस्ट्रिक्ट का जांच किस रेगुलेशन से कर सकता है 129, और ओवरमैन का नियुक्ति किस रेगुलेशन से होता है, रेगुलेशन नंबर 33 या 35 है। तो वो सब भी रेगुलेशन, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब लगभग में 4-5 तो जरूर जाएंगे। वो सब आपको रट लेना है, CMR में इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे कि इम्पोर्टेंट वाला भी बताया जाए तो कमेंट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट रेगुलेशन क्या क्या है। मैं एक दिन उसको भी डाल दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं, उसमें 1-2 मिनट का तो वीडियो ही बनेगा, डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे एनसीएल के क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन कट गया उसमें था कि रिक्लेमेशन किस रेगुलेशन से रिलेट रखता है, किस रेगुलेशन नंबर 2017 का जो CMR किससे रिलेटेड है। रेगुलेशन नंबर 107 में आपका रिक्लेमेशन है, इसका सही आंसर था जो सही मारा गया 107। देखिए जैसे मैंने बताया था एनसीएल में ये क्वेश्चन आया था, दी जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन ऑफ रिक्लेमेशन, तो वही बोला है रिक्लेमेशन प्रोसेस जो जनरली होता है कैसे होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे पहले क्या होगा, पहले रिपिंग, फिर डिस्किंग, फिर फर्टिलाइजिंग, हार्वेस्टिंग, सीडिंग। तो ये जो डाटा किसी को नहीं पता था, ज़्यादातर सभी लड़कों को, तो अब हमें डाटा मिल गया तो हमें जान लेना है। मैंने बताया पीछे दोनों का दोनों बता दिया, जो हम लोग सब पढ़ते हैं बुक से वो, और ये जो एनसीएल दिया था वो। माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी, ये तो SMP सब नहीं है। विच रेगुलेशन कवर्स सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, हाँ तो मैंने बताया ना 104 में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है। ये भी क्वेश्चन आया था ना कि CMR 2017 में किस रेगुलेशन में SMP दिया गया है, तो रेगुलेशन नंबर 104। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आ गई ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और सही से मार्क आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज, यही बोला गया है कि जहाँ खाली एरिया माइनिंग चलाने के बाद वहाँ पर वापस उस एरिया को हम लोग भरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिक्लेमेशन बोलते हैं, है ना। तो रिक्लेमेशन सही है। ये वेलोसिटी मैक्सिमम 25 किलोमीटर, ये तो आपका मशीनरी से अप्रोक्सीमेटली वार्निंग, है भी मशीनरी से। सुपर इलिवेशंस ऑफ द कर्व इन हॉल रोड रिक्वायर्ड, ये आपका हॉल रोड टर्मिनोलॉजी से है, ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी। ये तो कर लिए थे।
हाँ, तो इतना ही क्वेश्चन लगभग में बनते हैं। अगर कुछ और बनते होंगे तो मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा डाटा मिला नहीं है ना, तो हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा बनता है मेरा नॉलेज में जहाँ तक है। लेकिन कुछ और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। आप लोग कहीं और से कवर करना चाहते तो कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और एकदम नहीं छोड़ना है। जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। एक बार नौकरी मिल गई तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, जो मैंने बताया आगे का वीडियो। धन्यवाद।